जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC कॉम्पिटिटिव क्लासेस प्रसारण। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार दरोगा के लिए एक एक मॉडल यानी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो भी मित्र बिहार दरोगा यानी बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने एडुटेरिया, ध्यान रखेंगे, एडुटेरिया के द्वारा जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट उतारा गया है उसका जो है फुल्ली 100 प्रश्न को डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो दोस्त बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं या उसकी फॉर्म भर रखे हैं वो इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। जो भी मित्र उनके बिहार SI के फॉर्म भरे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने एक दोस्तों में शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर यानी मूल्य वृद्धि कर यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को भारत में कब लागू किया। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिक्री कर के स्थान पर वैट को जो है भारत में पहली बार 2005 में लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मनरेगा के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर 15 दिनों के भीतर काम को देना अनिवार्य है। मनरेगा का पहले नाम क्या था दोस्तों? नरेगा। ठीक है, मनरेगा का पहले नाम नरेगा था, जो कि इसकी स्थापना 2006 में हुआ था। उसके बाद 2009 में इसे बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, डॉक्टर बिलिंगवर्ड को और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। प्रश्न देखते हैं से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन एवं मत्स्य जो हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, किस क्षेत्र के अंतर्गत? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। दोस्तों यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का दोस्तों मुख्यालय जो है लखनऊ में। कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ जातियां हैं कि रेयर स्पीसीज। तो यहाँ पे आपके रेयर स्पीसीज में कौन कौन सी जातियाँ आ जाएंगी? तो शुतुरमुर्ग और हिमचीता। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी? तो सन 1972 में, 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि DNA में पाई जाने वाली कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो DNA में दोस्तों ध्यान रखेंगे, DNA में जो है हेक्सोस है और RNA में पेंटोस शर्करा। DNA में हेक्सोन शर्करा, RNA में पेंटोस शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। तो दोस्तों गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है? मानव क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टिटनेस किस कारण से होता है। तो टिटनेस जो है एक जीवाणु के कारण होता है और जिसका नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण टिटनेस होता है, ध्यान रखेंगे। और सल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। ठीक, और बैक्टीरियोफेज जो है एक जीवाणु जो है गंगा में पाई जाने वाली एक जीवाणु है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? तो आपका विटामिन होगा ऑप्शन नंबर A, विटामिन D। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बिना बीज के फलों के
को विकसित करने के विधि को क्या कहते हैं? बिना बीज के दोस्तों फलों को विकसित करने की विधि को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या कहता है? टिश्यू कल्चर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से प्राप्त की जाती है। किससे? तो जल से, जैसे H2O जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, यहीं से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक जो होता है पर्णपाती। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें कमी होती है। तो कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवक द्वारा फैलने वाला बीमारी कौन सा है? तो दोस्तों कवक द्वारा निम्न में फैलने वाला बीमारी जो हो जाएगा रिंगवर्म यानी कि वलय कृमि, जिसे दाद भी कहा जाता है, दाद खाज। ठीक है, ये सभी कवक के कारण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? ध्यान रखेंगे, आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो ध्यान रखेंगे किसमें? अवकरण। अवकरण में जो है इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता के कारण धातु को पीटकर उसे शीट में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ढालवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ढालवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत जो है 3 से 5%। कितना होता है? 3 से 5% होता है। ठीक है, और इस्पात में 0.5 से 1.5। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि गैस तापमापी एवं द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस का जो है प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, क्या होगा? गैसों का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 0 डिग्री में होते हैं, जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर दोस्तों क्या होगा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी जो है एक पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, जिसमें जो है अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितने प्रश्न सही हुए हैं। जिनका जो है इस सेट में 60+ स्कोर आ रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियर त्रिज्या को किस में अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर त्रिज्या को जो है फर्मी में किस में अभिव्यक्त किया जाता है? तो फर्मी में। और वही परमाणु त्रिज्या पूछे तो उसको व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम में। ध्यान रखेंगे, परमाणु त्रिज्या एंगस्ट्रम में, और यहाँ पे पूछा गया है न्यूक्लियर त्रिज्या जो हो जाएगा फर्मी में। अगला प्रश्न जो है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीनॉन। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं कि दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो ध्यान रखेंगे, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा जो है
दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा उनके अपने अपने तापमान पर जो है उनके बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवहन। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी घटना जो है निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है। तो कौन सी घटना जो हो जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ध्रुवीकरण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर किस प्रकार की होती है। तो जब किसी तालाब में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में उठने वाली लहर अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की होती है। जिस प्रकार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A+B। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। तो किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यूनिट जो महो, ठीक है, ओम प्रति मीटर या महो, ठीक। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी है। तो टेलीफोन लाइन में जो है जो धारा बहती है वो किस प्रकार की धारा हो जाएगी? ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको दिया गया है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6, ठीक है, कुल सदस्यों का 1/6 आपका राज्यपाल के द्वारा 1/12 3 वर्ष या उससे अधिक जो है ग्रेजुएशन के जो है विद्यार्थी होते हैं उनके द्वारा या शिक्षकों के द्वारा, और बाकी जो है 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन परिधि से किसे बाहर रखा गया है। तो भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे? न्यायपालिका की शक्ति को बाहर रखा गया है। ध्यान रखेंगे, न्यायपालिका यानी भारत की न्यायपालिका जो है, ठीक है, पूर्ण रूप में स्वतंत्र है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी। तो पंचायती राज को सर्वप्रथम जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति जो है LM सिंघवी समिति 1986 राज्य को द्विस्तरीय करने की बात कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो सरकारिया आयोग का दोस्तों संबंध केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। कौन सा? सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? तो मौलिक कर्तव्य आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, ये सभी जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अगले समय के लिए निर्धारण क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? अनुषंगी प्रश्नकाल। उसे क्या कहा जाता है? अनुषंगी प्रश्नकाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता, ठीक है, तो अवसर की समानता जो है सार्वजनिक सेवाओं में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। जैसे अभी EWS को आरक्षण जो दिया गया है इसी अनुच्छेद के तहत दिया गया है।
और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, मूल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता के अधिकार को दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि राज्यसभा के विषय में क्या सही है। तो राज्यसभा के विषय में आपको सही कथन चुनना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो ये भी सही है, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जाता, यह एक अस्थायी सदन है। इसकी अवधि 6 वर्ष होती है। ठीक है, ये गलत कथन है। ठीक, अगला जो है प्रति 1/3 प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पर अपनी सेवानिवृत्ति पा लेते हैं तथा इसे कभी भी विघटित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपका 1, 3 और 4 सही होगा। इस प्रकार आपका आंसर डी जो है सही होगा। ठीक है, कि जो है कार्यकाल 6 वर्ष की होती है। ठीक है, यानी अवधि जो है 6 साल का नहीं होता है। ठीक, नियम परिपन में अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति भी है। तो ध्यान रखेंगे प्राक्कलन समिति का अन्य नाम अस्थायी मितव्ययता समिति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जाता है। तो पर्वतीय स्लोपों पर सोपान कृषि, पट्टीदार, समोच्च, रेखीय जुताई, इन सभी के द्वारा जो है रोका जाता है। लेकिन इन सभी में जो प्रमुख हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई, यानी ऑप्शन डी आपका इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हम सदैव चंद्रमा पर एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया यह पृथ्वी से छोटा है, यह पृथ्वी के चक्कर लगाने में अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, यह उतनी ही गति से घूमता है जितना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और अगला है यह पृथ्वी के विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पृथ्वी के चक्कर लगाने में अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा में निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है भूमध्य रेखा दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है भूमध्य रेखा यहाँ केनिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया इन 3 देशों से गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती है। ध्यान रखेंगे जो क्या दर्शाती है। तो कंटूर्स रेखा को समोच्च रेखा भी कहते हैं, जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है उसे कंटूर्स रेखाएं भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा कोयला, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इसे जो है दोबारा फिर यूज कर लेने के बाद यूज नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे इस मिलान को सही सही मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका गुरु महिसानी जो है किसके लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और आपका जादू गोरा यूरेनियम के लिए, जावर जो हो जाएगा आपका सीसा के लिए, तालचर जो है कोयला के लिए। यानी कि आपका आंसर होने वाला है 3421 3421 ऑप्शन एक में दिया गया है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप में सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, उत्तरी अंडमान में। अगले प्रश्न को देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर किन किन नदियों से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को जो है पानी सतलज और ब्यास नदी से। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय जनगणना 2019-11 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय हो जाएगा। कौन सा, मेघालय। और दूसरे स्थान पर आपका बिहार। उत्पादन किसके द्वारा किया गया।
तो प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन निम्बार्काचार्य के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि वह पहला कौन था पर लगान, तो भूमि की माप कर और लगान वसूलना प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। और इसने जो है कुल भूमि का जो है 1/2 भाग लगान के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। और शेर शाह के द्वारा कबूलियत प्रथा एवं पट्टा प्रथा को लागू किया था, ठीक है। और बलबन जो है रक्त एवं लौह की नीति के लिए बलबन को जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है। तो सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, ठीक है। यह जो है सल्तनत काल का काफ़ी उदार शासक था, जिसे इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को सेट्टी क्या कहता था, सेट्टी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, दिल्ली दरबार का आयोजन जो है दिसंबर 1911 में कब किया गया था, ध्यान रखेंगे कब, दिसंबर 1911। अगला प्रश्न देखते हैं कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। तो असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किस की गई थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को कब की गई थी, 17 अक्टूबर 1940 को। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को किसे कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट। अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की गई थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा नवजीवन पत्रिका गुजराती भाषा में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे दिया गया है 4 कमीशन, जिसमें आपका हंटर कमीशन जो है शिक्षा के लिए लाया गया था कब, 1882 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि करम शाह और टीपू मीर निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो करम शाह एवं टीपू के द्वारा पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व, किस विद्रोह का, विद्रोह का। अगला प्रश्न जो है कि बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सन 1765 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर सन 1941 में आक्रमण किया गया था, जिसके बाद अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में 2020 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में 2020 का देखते हैं इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। तो स्वामित्व योजना की शुरुआत जो है, स्वामित्व योजना की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण किस मंत्री ने लॉन्च किया। तो उमंग ऐप मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण रविशंकर प्रसाद, किसके द्वारा, रविशंकर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आंग रीता शेरपा जिनका निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में विख्याति हासिल की थी। तो आंग रीता शेरपा जो है एक पर्वतारोही थी, ठीक है। इन्होंने लगभग 10 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया। तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा सुरक्षा कवच नाम से
आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूल किट वितरित किए जाने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संस्थान जो है कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक्स किट की विकसित किया है। तो कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक्स किट को आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद को मशहूर मूर्तिकला के लिए मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है? तो टेराकोटा को जीआई टैग लखनऊ, ठीक है, किसके लिए? तो लखनऊ को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ध्यान रखेंगे, एशियाई खेल 2022 का आयोजन हांगजू चीन में होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि पहला राज्य जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का राज्य जो हो जाएगा केरल। केरल राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखेंगे, केरल जो है भारत का सबसे विकसित राज्य है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित कर लिया गया? तो राफेल जो है फाइटर प्लेन को जो है कहाँ उतारा गया था? अंबाला में। कहाँ शामिल किया गया है? भारतीय वायुसेना में, तो इसे अंबाला शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश के में निर्माण करने की घोषणा की है? तो सहतूत बांध जो है अफगानिस्तान में। कहाँ होगा इस बांध का निर्माण? अफगानिस्तान में, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम, ठीक है। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन सिक्किम में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है क्या है? गद्दा है, ठीक है। और इन्होंने चुनाव जीता है और अभी अमेरिकी के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, ठीक है। और वहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल मोटरबेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो असम में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो हैं सुनीत शर्मा। किसे नियुक्त किया है? सुनीत शर्मा को। अगला प्रश्न देखते हैं कि डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो डेनिस सिमगल जो है यूक्रेन के। किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो यूक्रेन के, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान 43 क्या है? 43वां है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, बाय बाय कोरोना प्रदीप तो कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव। अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 मई को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है जीतन राम मांझी को। किसे नियुक्त किया गया था? तो जीतन राम मांझी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है?
तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने कंबोडिया के साथ जो है समझौता किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बज्जू भाईवाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बज्जू भाईवाला वर्तमान में कर्नाटक के, कहाँ के गवर्नर है, कर्नाटक के। अगले प्रश्न को देखते हैं। नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की महिला, पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाया है। तो कौन हो जाएगा, सबरीना सिंह। किसे बनाया गया है, तो सबरीना सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं कि 4,000 रुपये मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 रुपये। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8 गुना अधिक है तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों उस पर लाभ प्रतिशत जो होगा 60%। कितना होगा, 60%। अगला प्रश्न जो देखते हैं। अगला प्रश्न है के बाद उसका औसत क्या होगा। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत जो हो जाएगा 114। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 3 व्यक्ति एक साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये और 1,000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का कुल मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति का मुनाफा क्या होगा। तो पहले व्यक्ति का मुनाफा निकालेंगे। पहले व्यक्ति का मुनाफा निकालना होगा, सबसे पहले तीनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 1800, 2400 रुपया आपका क्रय मूल्य है। तो मुनाफा कितना है, 480। तो 480 बट्टा 2400, ठीक है, इंटू में आप 600 कर दीजिएगा, आपका जो है निकल कर आएगा 120 रुपया। ए का जो है मुनाफा कितना होगा, ए का मुनाफा 120 रुपया आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के दो मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा का मान माइनस बी बाई सी आएगा। दोस्तों इस प्रकार हमने इरूटेरिया के सेट नंबर 3 के पूरे 100 प्रश्नों को देख चुके हैं। जो भी मित्र अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे। जो भी दोस्त बिहार SIPT की तैयारी करने वाले हैं उनकी लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेली दोस्तों हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट का सेशन लेकर आएंगे, जिसे आप देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपकी तैयारी जो है हम लोग होमवर्क सीरीज के आधार पर भी शुरू करने वाले हैं, इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।